इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज है, आज आप इस आर्टिकल को हमारा जो GS3 है उससे रिलेट कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी एंड इट्स चैलेंजेस। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हुर्रियत के जो बोथ फैक्शंस हैं, मतलब उसके जो दोनों दल हैं, उनको बैन किया जाए, क्योंकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को काफ़ी लंबे समय से इंडिया में जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है उसमें सेपरेटिज्म मूवमेंट इनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको बैन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा यूथ है उसको ये अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, IR से आप आर्टिकल GS2 से इसको आप रिलेट कर सकते हो कि जब भी इंडिया के नेबरहुड में प्रॉब्लम हुई, इंडिया ने मेजरली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। इसमें ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि इंडिया अफगानिस्तान में जो भी लोग हैं, जो वहाँ पर इफेक्टेड लोग हैं और वो चाहते हैं कि उनको अफगानिस्तान से बाहर निकलना है, इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है काबुल के थ्रू। काबुल से तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे और कुवैत, इन दोनों की सहायता लेकर के इंडिया हेल्प कर रहा है इन लोगों की। नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमारे PM ने ये डिसाइड किया कि हमने हर एरिया में इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की। जब जब हमें प्रॉब्लम हमने फेस की, उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने की कोशिश की और अब हमारा टारगेट है कि हम जो ऑयल पाम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। इसलिए उन्होंने 11,040 करोड़ का उन्होंने पैसा खर्च करने का एक फंड देने की कोशिश की है कि इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा और स्पेशली जो हमारा अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। इस पैसे को ऑयल पाम के वहाँ पर वेजिटेशन डेवलप किया जाएगी और इंडिया को इसमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस आर्टिकल में बताया गया है, इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो GS3 से, जहां पर या फिर GS1 से भी इसी को आप रिलेट कर सकते हो कि जब भी फ्लोरा एंड फोना में चेंजेज हो उसकी वजह से जो क्लाइमेट है उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इकोसिस्टम से। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है GS3 में आर्टिकल पॉइंट, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो हमारे फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट है उन्होंने इसको लेकर के मनाया किया है, क्योंकि वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसको ये ऑयल जो पाम है वो इसको नुकसान पहुँचाएगी। तो जब भी आप कोई नया इनिशिएटिव लेकर के आते हो उसके बारे में एक प्रॉपर जो उसका प्रोसीजर है, प्रॉपर जो उसकी डिटेल्ड स्टडी है, पहले वो करवाइए, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज है उस एरिया में वो इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगी और उनको इफ़ेक्ट करने से रोकने के लिए हमें पहले उस एरिया को इस तरीके से देखो। अगर हमें ऑयल पाम डेवलप ही करना है तो बहुत सारे एरिया ऐसे होंगे इंडिया में जहाँ पर अभी भी इस प्रेजेंट टाइम में भी जहाँ पर ऑयल पाम डेवलप किए जा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ का जो वेजिटेशन है ना, उस एरिया का जो वेजिटेशन है, उस एरिया का जो टेम्परेचर है, उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो इफ़ेक्ट करता है और उसके इफेक्ट की वजह से ही तो उस एरिया को बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट और अंडमान वाला जो रीजन है वहाँ पर ऑयल पाम डेवलप किए जाएंगे। तो और जो एरिया जहाँ पर ऑयल पाम की प्रेजेंट टाइम में फार्मिंग होती है उस एरिया को हम वेल डेवलप्ड करके ये सारी प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हमारे इंडिया ने वर्ल्ड अंडर 20 जो चैंपियनशिप केन्या नैरोबी में, केन्या की जो कैपिटल है उसका नाम है नैरोबी, और वहाँ पर ये चैंपियनशिप हुई। उसमें इंडिया को 3 मेडल मिले, जिसमें 17 ईयर्स ओल्ड सैली जो अंजू बॉबी जॉर्ज जो लॉन्ग जंपर थी उन्हीं की ये एक तरीके से स्टूडेंट है और वो सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल करने से 1 सेंटीमीटर से बच गई। ये चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए बेसिक लेवल पर वर्क हो रहा है। जो हमारा न्यू यूथ है वो काफ़ी अग्रेसिव है एक तरीके से स्पोर्ट्स के लिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छी बात है ये इंडिया के लिए। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ देखिए, दिल्ली से रिलेटेड है। आप इसको क्लाइमेट चेंज एक तरीके से पोल्यूशन से रिलेटेड इस आर्टिकल को कर सकते हो कि देखो दिल्ली में हर साल आप देखते हो कि जब भी विंटर सीजन वहाँ पर आता है तो इस एरिया में, इसके आसपास वाले रीजन में बहुत सारी स्टबल बर्निंग होती है। स्टबल बर्निंग मतलब गेहूँ या चावल यहाँ पर आसपास वाले एरिया में उगाए जाते हैं और चावल की कटाई होने के बाद में उसके नीचे का जो पार्ट बचता है उसको खेत के खेत जला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो धुआं है वो एंटर करता है दिल्ली वाले रीजन में। और दिल्ली में पहले से ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा
एक तरीके से पोल्यूशन है और उसको ये और इंक्रीज करने का काम करता है। तो प्रेजेंट टाइम में मानसून सेशन में एक कमीशन बनाने की बात की गई, एक बिल पास किया गया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में कि एक कमीशन बनाया जाए और ये जो कमीशन है वो वर्क करेगा कि स्टेबल बर्निंग को आप कैसे ट्रैक कर सकते हो। इसमें जो इसरो का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। अब ये जो कमेटी है वो ना सिर्फ दिल्ली, इसके अलावा दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट है इनमें ये जो कमीशन है मतलब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ध्यान रखेंगे, पता लगाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस होते हैं, उन सारे चेंजेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और उसकी वजह से जो भी पोल्यूशन होने वाला है उसके बारे में एक प्रोसीजर निकालेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ देखिए, देखो करतारपुर, ये आपको पता है करतारपुर कॉरिडोर, ये आपने काफ़ी नाम सुना होगा। गुरु नानक की जब 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 2019 में, उस समय डिसाइड किया गया कि करतारपुर एक ऐसी जगह है, ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है और वहाँ पर गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष गुजारे थे। तो उस जगह को कनेक्ट किया गया इंडिया से, बीच में रावी रिवर बहती है, उस रावी रिवर को पार करके इस करतारपुर कॉरिडोर को कनेक्ट किया गया, करतारपुर जो गुरुद्वारा है उसको। तो इसमें ये बोला गया है कि देखो करतारपुर में पाकिस्तान ने ये बोला है कि जो भी लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं वो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। गुरु नानक की 22 सितंबर को उनकी 482वीं डेथ एनिवर्सरी है और उसी के ऊपर ये जो भी पिलग्रिम्स हैं वो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इस आर्टिकल को आप GS3 से रिलेट कर सकते हो। ओके, ये जो ऊपर आप आर्टिकल हमने डिस्कस किया इसको आप हिस्ट्री के जो मेजर इवेंट्स हैं GS1 से रिलेट कर सकते हो कि हमारा कल्चर एंड ट्रेडिशन किस तरीके से हमारे जो रिलेशन है उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये तो पॉइंट हो गया GS2 का, और जो कल्चर की बात आ गई वो GS1 में हिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना उससे आप रिलेट कर सकते हो। ओके, और रिलेशन की बात आ गई तो IR का पार्ट हो गया, तो GS2 का पार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है GS3 का। GS3 में देखो जो भी एनिमल रियरिंग्स है, एनिमल को रियर करते हैं उनके बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में GS3 में एक टॉपिक है, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान जो हमारा स्टेट है वहाँ पर राइका और रेबारी दो ऐसी ट्राइब है, राइका एंड रेबारी दो ऐसी ट्राइब हैं जो वहाँ पर कैमिल को पालती हैं, मतलब जो ऊँट हैं उनको पालते हैं। अब समय के साथ क्या हुआ कि जो कैमिल की जो संख्या है वो धीरे धीरे घट रही थी। घटने का गवर्नमेंट को ये लगा कि इनकी पोचिंग हो रही है। पोचिंग मतलब एक तरीके से इनको भेजा जा रहा है मीट के लिए, मीट के प्रोडक्शन के लिए इनको काटा जा रहा है, इनको स्लॉटरिंग की जा रही है। इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने 2015 में एक लॉ बनाया कि अगर कोई आउटर्स, राजस्थान के अलावा कोई बाहर वाला बंदा अगर यहाँ से कैमल खरीदता है, राजस्थान में बहुत सारे एनिमल फेयर्स होते हैं, मतलब वहाँ पर जानवरों की खरीद फरोख्त होती है। जैसे सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो पुष्कर मेला, तो वहाँ पर जब जानवरों की खरीद फरोख्त होती है तो अगर वहाँ से कोई जानवर को, कैमल को लेकर के जा रहा है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी को आप जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उससे अप्रूवल लेना होगा। अब वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि भाई कैमल को आप लेकर के तो जा रहे हो लेकिन कैमल की यूज़ कहाँ किया जाएगा, खेती में करोगे तो ठीक है, संतुष्ट होनी चाहिए वो कमेटी, और अगर स्लॉटरिंग के लिए लेके जाओगे तो वो मना कर देंगे। अब इससे क्या हुआ, राइका और रेबारी की जो जाति के लोग हैं वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि पहले जो फेयर्स होते थे, मेले होते थे, उसमें हमें 40 से 50 हज़ार एक ऊँट के मिलते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब इतना बैन लगा दिया गया, क्योंकि जो कमेटी है वो आसानी से पास नहीं करती, अगर कोई खरीदता भी है कैमल को तो उसको यहाँ से दूसरे स्टेट में ले जाने में बहुत सारी परेशानी होती है। इसकी वजह से हर कैमल की जो प्राइस है वो लगभग 5,000 आ गई। अब इस ट्राइब का ये बोलना है कि देखो हम लाइवलीहुड के लिए, हालांकि हमारा शौक है राजस्थान में ज़्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर पशुपालन बहुत बड़ा एक तरीके से ऑक्यूपेशन है। हालांकि हमारा शौक है लेकिन हम लाइवलीहुड के लिए भी तो कमाते हैं। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट दे रखा है बगडू राम का। बगडू राम बोलते हैं कि मैं 60 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैंने, मेरे पुरखों ने ये काम किया, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो करने से मना कर रही हैं ये ऊँट पालने से, क्योंकि उनका बोलना है कि हमारे जो जीवन के बेसिक नीड्स है वही कंप्लीट नहीं हो पाएंगी।
इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि ये 2015 का जो लॉ है वो सही नहीं है हम ब्रीडर्स के लिए, जो कैमल ब्रीडर्स हैं उनके लिए सही नहीं है। उन्होंने ये बोला कि इसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो आने से मना करते हैं और लीगल तरीके से खरीदना बंद हो गया है, इलीगलिटी इसमें बढ़ गई है, गलत तरीके से लोग कैमल को खरीद के ले जा रहे हैं और स्लॉटरिंग तो अभी भी चल रही है। तो इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे प्रॉब्लम है जो नॉर्मल तरीके से फेयर्स में जाते थे, अपने जानवरों को बेचते थे और अपनी आजीविका कमाते थे। अब देखो जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने कैमल को इसमें दर्जा दे दिया था, किसका? एक अपने राज्य पशु का, स्टेट एनिमल का दर्जा दे दिया था, मतलब इसकी जो स्लॉटरिंग है उसमें पनिशमेंट भी मिल सकता है। अब इसमें हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कैमल की जो पॉपुलेशन है वो कम क्यों हो रही थी। कई कारण उन्होंने बताए, ये राइका और रेबारी। उन्होंने बोला कि जो लोग हैं, देखो राजस्थान एरिड रीजन है, आपको भी पता है कि वेस्टर्न जो पार्ट है एरिड रीजन है, वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग रहते हैं एरिड रीजन में वो ज़्यादातर किसके ऊपर? एनिमल रियरिंग के ऊपर बिलोंग करते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि जैसे जैसे यहाँ पर इरिगेशन वाला पार्ट बढ़ा, इरिगेशन की वजह से लोगों का खेती की तरफ रुझान हुआ और लोगों ने जानवर पालना कम कर दिए। एक मेन कारण ये है। दूसरा मेन कारण उन्होंने ये बताया कि लोगों का अर्बनाइजेशन की तरफ भी मूवमेंट हुआ है, इसकी वजह से भी जो ऑक्यूपेशन है एनिमल रियरिंग वो कम हुआ है। तीसरा कारण उन्होंने ये बताया कि इन जानवरों में बहुत जल्दी डिजीज फैलती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने हालांकि सेंटर्स बना रखे हैं लेकिन उन सेंटर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से भी इनकी संख्या में कमी आ रही है। ये कुछ मेन कारण है। ओके, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हम सजेशन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ये कर सकती है, गवर्नमेंट बनाए ऊँटशाला। मतलब देखो ग्रेजिंग एरियाज कम हो रहे हैं। ग्रेजिंग एरियाज मतलब जहां पर इन जानवरों को ले जाकर चराया जाता था वो कम हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट अपने लेवल पर, जो देखो गवर्नमेंट के पास में खुद का जो जमीन है उसको एरिया को डेवलप करे ग्रेजिंग एरिया के रूप में, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनाए ऊँटशाला में जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करे लोगों को कि जो ऊँटों की देखभाल करेंगे। अब जो राइका और रेबारी इसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो इनका जो यूथ है वो यहाँ पर अपॉइंट होगा, ऊँटों के बारे में उनको अच्छे से जानकारी है तो इनकी अच्छे से यहाँ पर ध्यान भी रखेगा और इन लोगों को जॉब भी प्रोवाइड होगी, तो गवर्नमेंट का जो काम है वो भी कंप्लीट होगा, ऊँटों की जो संख्या है वो भी बनी रहेगी और जो राइका और रेबारी को लाइवलीहुड की प्रॉब्लम आ रही है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है मालाबार एक्सरसाइज को। 1992 से एक्सरसाइज चल रहा है। शुरू में इंडिया और यूएस इस एक्सरसाइज को करते थे। गुआम का जो जगह है उस एरिया में एक्सरसाइज होगी। देखो या तो इंडियन ओशियन में होती है एक्सरसाइज या फिर ये होती है पैसिफिक ओशियन में। तो ये गुआम जो जगह है वो यूएस की आइलैंड टेरिटरी है और वहाँ का जो एरिया है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, वहाँ पर ये एक्सरसाइज इस समय होने वाली है। प्रेजेंट टाइम में क्वेड ग्रुप के जो 4 मेंबर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये IR से आप इसको रिलेट कर सकते हो GS2 से। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पे है। एक टर्म है हजारा, ये काफ़ी न्यूज़ में है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो अफगानिस्तान में बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उसमें से एक है हजारा। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जब जब समय आया उस समय हजारा ने हमेशा एक तरीके से ओप्रेस्ड फील किया, मतलब हमेशा से इस कम्युनिटी को दबाया गया है। तालिबान का जब पहले शासन था तब भी इनको दबाया गया और प्रेजेंट टाइम में जब दोबारा से शासन आया है तो ये बोला जा रहा है कि दोबारा से भी इनको दबाया जा सकता है, मतलब इनके खिलाफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जो तालिबान है वो ये बोल रहा है कि जो भी सिया पीपल हैं उनके खिलाफ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इससे एक बात पता चली कि ये सिया मुस्लिम है, जो हजारा हैं वो सिया मुस्लिम है। और देखो तालिबान जो है वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी है, तो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सिया को मुसलमान ही नहीं मानती है, इसलिए इनके खिलाफ जो है ऑपरेशन दिखाती है। 1998 की बात है, इनकी सिया के लिए ये जो हजारा है इनके बारे में एक बात बोली गई। यहाँ पर देखो मजार ए शरीफ में यहाँ पर जो थाउजेंड्स की संख्या में हजाराज को वहाँ पर एग्जीक्यूटेड किया गया था और वहाँ पर देखो तालिबान का कमांडर जिनका नाम है मोहम्मद हनीफ, उन्होंने एक बात बोली कि जो उज्बेकी लोग हैं वो उज्बेकिस्तान चले जाएं, तजिक लोग तजिकिस्तान चले जाएं और जो हजारा लोग हैं वो कहीं भी ना जाएं, या तो काबुल छोड़ दें या तो अफगानिस्तान छोड़ दें या फिर कब्रिस्तान में दफन हो जाएं, मतलब उनके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। ओके,
तो ये हजारा हैं जिन्होंने हमेशा से एक तरीके से ट्राइबल एरिया कम्युनिटी इसने हमेशा से ऑपरेशन फील किया है। तो इसकी वजह से ये जो टर्म है वो प्रेजेंट टाइम में भी न्यूज़ में है, क्योंकि तालिबान हो सकता है कि दोबारा से इनके खिलाफ में एट्रोसिटीज़ क्रिएट हो। ये भी बोला जा रहा है कि 2001 में जब यहाँ पर यूएस का शासन आ गया उसके बाद में भी इस कम्युनिटी ने हमेशा एक तरीके से अपने खिलाफ में जो तालिबान है, ISIS है, उन सभी लोगों ने इनका सप्रेशन करने की कोशिश की है, मतलब दमन करने की इनकी कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमी पेज पर, और इसमें बताया गया है कि जो हमारे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरिंग एजेंसी है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरिंग जो PSU हैं, वो क्यों ग्रीन एनर्जी के ऑप्शन के रूप में देख रही हैं। देखो, इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक वो 450 गीगावाट को इंस्टॉल करे, और प्रेजेंट टाइम में 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिया जनरेट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया चाहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जल्दी से जल्दी बढ़ें, क्योंकि देखो जिस तरीके से IPCC ने अपनी रिपोर्ट जारी की उसमें एक बात सामने आई है कि इंडिया को अपने जो एमिशन टारगेट्स हैं वो फिक्स करने होंगे। जब एमिशन टारगेट्स आपके फिक्स होंगे तभी आप अपने टारगेट के वर्क कर पाओगे, और जो भी पेरिस एग्रीमेंट में जो आपने टारगेट लिए हैं उन सारे तीनों टारगेट्स को आप अचीव कर पाओगे। इसके लिए आप अपना एमिशन टारगेट फिक्स कीजिए। और इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो इंडिया को वर्क करना होगा क्लाइमेट चेंज जो मेजर इशू है इसी के लिए। इसलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जाएंगे, तो इसके लिए जो हमारी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं वो जब इसमें हेल्प करेंगी तभी हमारा ये जो ट्रांजिशन पीरियड है वो जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।